Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter 12th of our spectrum, that is Era of Militant Nationalism 1905 to 1909. We'll start with the movement under the extremist leadership. Post 1905 एक्सट्रीमिस्ट जो है आफ्टर 1905 उनका इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज हो गया स्वदेशी मूवमेंट में, बंगाल में. इसके बाद से काफ़ी इंक्रीज हुआ उनका इन्फ्लुएंस. उसके दो तीन रीजंस थे. पहला रीजन था जो मॉडरेट्स की जब उन्होंने मूवमेंट लीड किया उससे जो रिजल्ट्स आए वो फेवर में नहीं आए. वो रिजल्ट्स जो है वो यील्ड नहीं कर पाए जो इंडियंस चाहते थे. वो रिजल्ट्स वो नहीं ला पाए. ठीक है. दूसरा था कि जो गवर्नमेंट थी उसकी जो टैक्टिक्स थी वो काफ़ी डिवाइसिव इन नेचर थी. ठीक है. थर्ड जो थी वो ये थी कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेसिव मेजर्स ले रही थी. ठीक है. जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस थे पब्लिक मीटिंग्स पे, प्रोसिक्यूशन हो रहा था ऑन पब्लिक सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम. मतलब आप गाना गा रहे हैं तो आपको जेल में डाल रहे हैं. कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, एवरीथिंग, इम्प्रिजनमेंट ऑफ स्वदेशी वर्कर्स. बहुत ही ज़्यादा सप्रेसिव मेजर्स बाय गवर्नमेंट. एक्सट्रीमिस्ट का प्रोग्राम क्या था? सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में ही देखा कि 1906 में जब नारोजी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उस वक्त कैलकाटा सेशन में सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्वराज को डिक्लेयर कर दिया गया एज द अल्टीमेट गोल. ठीक है. इसके साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उन्होंने कॉल दिया पैसिव रेजिस्टेंस को अलोंग विद स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट. राइट. स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट में उन्होंने और क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया? पहले तो उन्होंने बोला कि आप बॉयकॉट कीजिए स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट सर्विसेज को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, गवर्नमेंट टाइटल्स को. ठीक है. इसी पर्पस के लिए औरोबिंदो जो हमारे ग्रेट एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, कभी उनके बारे में आप पढ़ना, औरोबिंदो जी ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशन आप इतनी इम्पॉसिबल कर दीजिए. ब्रिटिश कॉमर्स जो है उसको या उसका जो ऑफिसेज हैं उसको आप यूज़ करना बंद कीजिए. राइट. तो रिफ्यूज टू डू एनी थिंग दैट विल हेल्प ईदर ब्रिटिश कॉमर्स या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री और ब्रिटिश ऑफिशियलडम. ठीक है. मतलब कि ब्रिटिश को ऐसी कोई भी हेल्प देने से आप मना कर दीजिए जिससे ब्रिटिशर्स का फ़ायदा हो इकोनॉमी में या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है. ये उनका था पैसिव रेजिस्टेंस. ठीक है. ऑल्सो उन्होंने क्या कोशिश की, ये स्वदेशी मूवमेंट को एक मास स्ट्रगल में बदलने की कोशिश एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. औरोबिंदो ने डिक्लेयर किया कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन है. ठीक है. तो पॉलिटिकल फ्रीडम की यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. राइट. ओके, फाइन. अब हम देखेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल और इनके इम्पैक्ट क्या है. न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. बॉयकॉट लोगों ने कैसे किया? फॉरेन मेड सॉल्ट और शुगर जो था उसका बॉयकॉट किया. पब्लिक बर्निंग की फॉरेन क्लोथ्स, यानी कि मैनचेस्टर क्लॉथ जो आप बोल रहे हो उसकी बर्निंग. लिवरपूल सॉल्ट को उन्होंने बॉयकॉट किया. ठीक है. रिफ्यूज़ल बाय प्रीस्ट टू रिचुअलाइज मैरिजेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स. कितनी बड़ी बात है. देखिए कि जो प्रीस्ट्स हैं वो मैरिज को रिचुअलाइज ही नहीं करेंगे जिसमें एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स हो रहा हो. ठीक है. और रिफ्यूज़ल बाय वॉशरमैन टू वॉश फॉरेन क्लोथ्स. कितने लेवल पे ये मूवमेंट फैला है आप देखिए. ठीक है. फिर दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट मेट विद ग्रेट सक्सेस एट प्रैक्टिकल एंड पॉपुलर लेवल. क्योंकि ये बहुत एक तरीके से आप मास मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, आप नॉर्मल इंसान को कैसे इंक्लूड कर रहे हैं. मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल में क्या था? प्रोपेगेंडा फैलाना, लेजिस्लेचर में जाके बातें करना, ये सब मॉडरेट फेज है. प्रेयर एंड पेटिशन. राइट. उसमें नॉर्मल पब्लिक तो नहीं हो सकती, उसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स जा सकते हैं. एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको तरीके बता रहे हैं कि आप फॉरेन क्लॉथ यूज़ मत कीजिए. तो प्रीस्ट इन्वॉल्व हो गए, वो बोल रहे हैं कि आप एक्सचेंज ऑफ अगर फॉरेन मटेरियल करेंगे तो मैं रिचुअलाइज नहीं करूँगा मैरिज. जो वॉशरमैन है वो बोल रहे हैं मैं साफ़ नहीं करूँगा कपड़े अगर वो फॉरेन क्लॉथ हुए तो उस लेवल पे बॉयकॉट चल रहा है. ठीक है. छोटे छोटे लेवल पे बॉयकॉट चल रहा है. पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस, ये पहले भी था बट अब प्रोसेशन भी यहाँ पे इंक्लूड होते हुए नज़र आ रहा है. ठीक है. कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स और समितीज़ में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे स्वदेश, बंदब,
समिति। ये किसकी थी? ये थी अश्विनी कुमार दत्ता जी की, इन बंगाल। ठीक है, आ सकता है आपकी प्रीलिम्स में, आप अभी का जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें ही आ सकता है, पूछा जा सकता है कि स्वदेश बंदप समिति किसकी थी, तो आपको पता होना चाहिए अश्विनी कुमार दत्त जी की थी। ठीक है, उसके अलावा तमिलनाडु में यू हैव चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम शिवा, उन सब ने मिलकर जो बनाया उसका नाम था स्वदेशी संगम। ठीक है, स्वदेशी संगम इन तमिलनाडु। किसने बनाया? आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, अभी मैंने क्या बोला था? चिदम्बरम पिल्ले, ठीक है, एंड चिदम्बरम पिल्ले के अलावा सुब्रमण्यम शिवा। ओके, दो यहाँ पे समितिज आपने पढ़ ली, स्वदेश बंदब समिति जो कि अश्विनी कुमार दत्त ने लाया था, और स्वदेशी संगम दैट इज तमिलनाडु में चिदम्बरम पिल्ले एंड सुब्रमण्यम शिवा। ठीक है, ये कुछ और भी लॉयर्स भी थे इसमें, सिर्फ 2 ही लोग नहीं थे, और भी लोग थे, बट ये आपको मेन फिगर्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इन समितिज ने या वॉलंटियर्स ने क्या किया? इन्होंने एक्चुअली एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाने की कोशिश की। ठीक है, स्वदेशी सॉन्ग गाकर, फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग देकर, सोशल वर्क करके, जब फैमिन या फिर एपिडेमिक्स फैले हुए हैं उस वक्त सोशल वर्क करके इन्होंने एक पॉलिटिकल फीलिंग, कॉन्शियसनेस मासेस में बांटने का काम किया। आप समझ रहे हैं, एक तरीके से आप वॉलंटियर्स बना रहे हो तो कोई भी आके वॉलंटियर कर सकता है, वो एक नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन रहा है आम इंसान। तो ये एक्सट्रीमिस्ट वेज हैं जहाँ पे आप मासेस को इंक्लूड कर रहे हैं, यू नो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पे। इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड मेलाज। आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा कि जो हमारे तिलक जी हैं उनके बहुत ही फेमस गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स होते थे, जो मीडियम होते थे स्वदेशी प्रोपागेंडा को फैलाने का। ठीक है, तो बहुत सारे से ट्रेडिशनल फोक थिएटर्स एंड यू नो प्लेज एंड फेस्टिवल्स, इन सब में, मेलाज, इन सब में जब लोग यू नो भारी मात्रा में जमा हो रहे हैं उस वक्त पे पॉपुलराइज करने की कोशिश की जा रही है ऑफ आर आइडियाज, ऑफ स्वदेशी आइडियाज। ठीक है, एम्फोसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब क्या है? आत्मशक्ति। आज के समय में आप इसको क्या बोल रहे हो? आत्मनिर्भरता, राइट? आप रिलेट कर सकते हो ये आंसर में। whenever you talk about आत्मनिर्भरता of today, you can talk about आत्मशक्ति of स्वदेशी movement, emphasis on self-reliance, right? Reassertion of national dignity, honor, confidence, social and economic regeneration of villages. ठीक है, in practical terms, social reform, campaigns against caste oppression, early marriage, dowry system, consumption of alcohol, इन सब के against रिफॉर्म मूवमेंट्स। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में जब हम रिफॉर्म मूवमेंट्स कर रहे हैं तब भी आपको बताया कि एक तरीके से जब तक खुद में प्राइड नहीं होता है, जब तक खुद की एक डिग्निटी नहीं होती है, रिफॉर्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना आप क्या हो, राइट? यहाँ पे नेशनल डिग्निटी ऑनर के साथ आप क्या क्या टर्म्स देख रहे हैं? आप देख रहे हैं रीजनरेशन ऑफ विलेजेस देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि सोशल रिफॉर्म है, डाउरी सिस्टम के खिलाफ, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के खिलाफ। तो एक एक्सेप्टेंस है, उसमें प्राइड है, फिर जो जो लैकिंग है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है, सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है, राइट? एम्फोसिस ऑन सेल्फ रिलायंस। नाउ वी कम टू स्वदेशी एंड इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। आपकी बुक में शायद एजुकेशन पहले दिया हुआ है, बट वी विल डू दिस फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल, जो स्वदेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मिल्स हैं एक्चुअली, ठीक है, या फिर सोप मिल्स, सोप एंड मैच फैक्ट्रीज, सॉरी नॉट मिल्स, मैच फैक्ट्रीज, ठीक है, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। ठीक है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है जो है चिदम्बरम पिल्ले जी, वीओ चिदम्बरम पिल्ले। ठीक है, इन्होंने क्या खोला था? इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ठीक है, तो ये स्टीम नेविगेशन कंपनी खोली है। क्यों? आप चैलेंज करना चाह रहे हो। किसको चैलेंज करना चाह रहे हैं? ब्रिटिश इंडिया की स्टीम नेविगेशन कंपनी को, राइट? तो स्वदेशी का मतलब आप समझ रहे हो? स्वदेशी मतलब खुद का देश, अपने देश की चीज़ों को लाना,
खादी प्रोपगेशन या फिर खुद की चीज़ें बनाना, राइट? खादी प्रोपगेशन तो आगे चल के आएगा, बट स्वदेशी इज़ लाइक योर ओन टेक्सटाइल, योर ओन सॉल्ट, योर ओन स्टीम कंपनी, स्टीम नेविगेशन कंपनी, सॉल्ट एंड ऑल आगे चल के आएगा, इसको इस पार्ट में मत लिखिएगा। बट बॉयकॉट ऑफ लिवरपूल सॉल्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉल्ट आप सॉल्ट मूवमेंट के बाद लिखिएगा, डांडी मार्च के बाद लिखिएगा, ठीक है? वो पोस्ट गांधी जी के बाद लिखिएगा। खादी के बारे में भी आप पोस्ट गांधी जी के बारे में लिखिएगा। बट यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आप मेंशन कीजिए कि हमारी खुद की देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्टीम, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी वगैरह के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्वदेशी मूवमेंट। बट खादी एज अ वर्ड या फिर आप सॉल्ट एज अ मूवमेंट एंड वर्ड जो आप यूज़ करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो आप यूज़ कीजिए आफ्टर गांधी जीज एंट्री, ठीक है? क्योंकि वो उनका काफ़ी पायलट प्रोजेक्ट काइंड ऑफ था, राइट? उसके बाद एक और चीज़ है, वो लास्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि उसमें से एक प्री का सवाल आ चुका है, दैट इज़ योर प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, ठीक है? प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत सारे इस वक्त पे कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज अभी शुरू होता है, जो कि शांति निकेतन है, जो टैगोर जी का उससे इंस्पायर्ड था। बंगाल नेशनल कॉलेज के आपको पता होना चाहिए, अगर पता कभी पूछा तो प्रिंसिपल औरबिंदो घोष जी थे, ठीक है? औरबिंदो घोष जी जो है वो बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इस वक्त में बहुत सारे नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस आए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि अगस्त 15, 1906 को आपके आते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की शुरुआत होती है, ठीक है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वो 1906 अगस्त 15 में शुरू होता है, ओके? BIT भी आया, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक वी शुड एंड हियर, और शुड वी कंटिन्यू विद इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल स्फीयर ऑल्सो, और शुड वी, आई थिंक इट विल बी ओके इफ वी स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल स्फीयर करेंगे। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग।